हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ गया हूं आपके लिए एक न्यू सेशन लेकर के। और ये सेशन आपके बीपीएससी टीआरई बीपीएससी और एनी वनडे एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज किस धातु का बना होता है। लेड, कॉपर, टीन, लेड, कॉपर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है मेरे भाई वो बना होता है लेड, कॉपर एंड टीन का। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। लेड, कॉपर एंड टीन का जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज बना हुआ होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखो। देखो, फ्यूज का पहली बात तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और इसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट लो, रेजिस्टेंस हाई, इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर ज्यादा इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, फ्यूज जो है जल जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, आपका जो घर का जो एप्लियंसेस है उसका सुरक्षा होता है। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रख लेना। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस हाई होता है। आपसे पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या क्वालिटीज क्या है। तो पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा। ठीक, इतना बात क्लियर हो गया। देखिए, कॉपर क्या है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। सबसे अच्छा ये क्या है, चालक है। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत धारा का मात्रक। अच्छा, एम्पियर, वोल्ट मीटर, जूल या इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा का मतलब हो गया आपका करंट। करंट का पूछ रहा है कि एसआई यूनिट क्या है। तो करंट का मेरे भाई एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, तो ये सब याद रखिएगा। करंट का एम्पियर हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर जो है, तो वोल्ट मीटर आपका है विभवांतर का होता है। विभवांतर, विभवांतर का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाता है वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाता है वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, तो वोल्ट मीटर हो जाता है। ठीक ना, जिसको हिंदी में कहते हैं विभवांतर। ठीक। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे क्या है, इनमें से कोई नहीं और जूल है। तो ये सब जो है आपको, और जूल जो हो जाता है मेरे भाई, ये वर्क का हो जाता है जूल। वर्क का क्या हो जाता है, जूल, मतलब जिसे कहते हैं कार्य। कार्य। देखिए, हिंदी में मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो इसको नोटिस नहीं करिएगा। ठीक है, हिंदी का हैंडराइटिंग मेरा सही नहीं, पहले बता दे रहा हूं। तो इस चीज को उतना नोटिस करके नहीं चलना है, समझने का कोशिश करिएगा बस। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबक प्रेरणा, चुंबक के सिद्धांत, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है मेरे दोस्त, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, ये पूछा गया है ना। तो ये जो प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो आपका है विद्युत चुंबक के सिद्धांत पे बेस्ड है। ठीक है, किस पे बेस्ड है, विद्युत चुंबक प्रेरणा पे बेस्ड है आपका विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर किस पे बेस्ड है, तो विद्युत चुंबक प्रेरणा, मतलब कि इस पे ये बेस्ड है आपका। और एक चीज और याद रखिएगा, डायनमो, डायनमो भी आपका विद्युत चुंबक की प्रेरणा पे ही बेस्ड है। डायनमो भी जो आता है वो भी आपका विद्युत चुंबक की प्रेरणा पर ही बेस्ड होता है। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। बक्सर का युद्ध कब हुआ। 1764, 1731, 1742 या इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ है वो हो गया है आपका 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ है, तो 1764 में हुआ है। और अगर डेट पूछ लेगा कब, तो 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर 1764। ठीक है, 28 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। अब देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ कि इनके बीच में है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो बक्सर का जो युद्ध मेरे भाई हुआ है वो देखिए, एक तो पहली बात, एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेज, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स थे। और दूसरी तरफ कौन कौन था, तो दिल्ली का नवाब, दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय। ये सिंपल ऐसे याद रखिए, दिल्ली का नवाब कौन था, शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज वर्सेस शाह आलम, शाह आलम द्वितीय जो था, शाह आलम द्वितीय दिल्ली का नवाब। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउ सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। और बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर कासिम, मीर कासिम।
तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था मेरे भाई वो आपका हो गया था अंग्रेज के बीच में और दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में, ठीक है। और अंग्रेज की तरफ से जो सेना का नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? तो अंग्रेज की तरफ से सेना का नेतृत्व जो किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। इतना बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए बक्सर युद्ध के बाद ही जो है इलाहाबाद का संधि हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद का संधि हुआ। बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि हुई। इलाहाबाद संधि हुई। और ये इलाहाबाद का संधि कब हुआ? तो 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ है। और बक्सर के युद्ध में जीता कौन है? तो जीता है अंग्रेज जीता है। जीता कौन? तो जीता है मेरे भाई वो ब्रिटिशर्स जीते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स जीते हैं आपके बक्सर के युद्ध में। इतना बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो अंग्रेज के बीच में और दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में हुआ है। और इसमें जीता कौन है? तो इसमें जो है अंग्रेज जीत गए हैं, ठीक ना। अंग्रेज जीत गए हैं और ये तीनों जो थे, जो त्रिगुटी सेना थे, ये हार गया है इस युद्ध में, ठीक है। और बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद का संधि हुआ है। कब हुआ है? तो 1765 में हुआ है। इतना बात आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र, लाला लाजपत राय, अजात शत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो नील दर्पण जो मेरे भाई लिखे हैं वो दीनबंधु मित्र ने लिखा है, ठीक है। और इसमें ये किस पर लिखा गया बुक है? तो ये जो है ना नील की खेती पर लिखा गया बुक है। नील की खेती पर लिखा गया है। नील की खेती पर लिखा गया है। मतलब नील की खेती करने वाले जो किसान थे ना उसका दुर्दशा के बारे में इस पे लिखा गया है इस बुक में। और नील दर्पण लिखा किसने है मेरे भाई? तो नील दर्पण लिखा है दीनबंधु मित्र ने। इतना बात आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए फिर, अच्छा, और लाला लाजपत राय से आप लोग याद रख लीजिए, लाल बाल पाल में से जो लाल बाल पाल में से जो थे ना लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल में से एकमात्र जो थे लाला लाजपत राय जो थे वो कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। एकमात्र लाला लाजपत राय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किए। अध्यक्षता किए, ठीक है। तो लाल बाल पाल में से एकमात्र जो थे लाला लाजपत राय जो थे वो कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, इनमें से कौन सा रक्त सर्वाग्राही है? सर्वाग्राही का मतलब समझ रहे हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब कि सबसे ले सकता है ब्लड। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब कि सबसे ब्लड ले सकता है। तो वो कौन सा ब्लड है जो सबसे लेगा ब्लड? वो है ए पॉजिटिव, नेगेटिव है, ए बी प्लस, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए सर्वाग्राही जो मेरे भाई है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ए बी प्लस है, ये सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक ना। ये सभी से ब्लड, मतलब जिस इंसान में ए बी पॉजिटिव रहेगा वो किसी भी से भी ब्लड ले सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यूनिवर्सल डोनर कौन है? सर्वदाता। आपसे ऐसे पूछ सकता है ना कि यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर जो है मेरे भाई, सर्वदाता जो है, जो सबको ब्लड दे सकता है, वो है आपका ओ नेगेटिव। कौन है? सर्वदाता, तो ओ नेगेटिव, याद रखिएगा। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव, ठीक है। और ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है? ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया ये बता दो। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? तो ब्लड ग्रुप का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है? तो ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया। और ये किस टाइप का ब्लड ग्रुप का खोज किया था? तो ए बी ओ टाइप का खोज किए थे, ठीक ना। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया है, ठीक। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? देखिए क्वेश्चन आ गया, कार्ल लैंडस्टाइनर, कार्ल मार्क्स, लॉर्ड मैकाले, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी तो बताया ना आपसे, ब्लड ग्रुप का खोज किया था कार्ल लैंडस्टाइनर ने। और किस टाइप का ब्लड? तो ए बी ओ टाइप ब्लड का खोज किए हैं। ए बी ओ टाइप का खोज किए हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, गैसों का विनिमय किस स्थान पर होता है? तो विनिमय का मतलब क्या होता है, पहले ये डाल लीजिए। तो मतलब इसका मतलब होता है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज तो मतलब गैस का एक्सचेंज किस जगह पे होता है आपका? एल्वियोली में, किडनी में, हार्ट में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो गैस एक्सचेंज होता है मेरे दोस्तों वो होता है आपका एल्वियोली में, एल्वियोली। और ये कहां पर है? तो मेरे भाई ये लंग्स में होता है। एल्वियोली जो होता है वो लंग्स में होता है, और गैस का जो विनिमय होता है या फिर एक्सचेंज होता है गैस का, वो आपके एल्वियोली में होता है। लंग्स और एल्वियोली कहाँ होता है? तो लंग्स में होता है एल्वियोली आपका, ठीक ना? इतना बात क्लियर हो गया। और एल्वियोली को हिंदी में वायु कोष्ठक कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है, मतलब कि त्वरित मतलब तुरंत ऊर्जा कौन देता है शरीर को? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं? तो त्वरित ऊर्जा जो देगा वो देगा कौन? तो शरीर को त्वरित ऊर्जा जो मेरे भाई वो देता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका त्वरित ऊर्जा देता है, मतलब इंस्टेंट एनर्जी। जैसे देखिए आप लोग त्वरित ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं, तुरंत ऊर्जा। तो जैसे चावल खाते हैं तो क्या होता है, वो देता है ना ऊर्जा। तो बस उसी टाइप से त्वरित ऊर्जा कौन देगा? तो कार्बोहाइड्रेट देगा, इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट। एंड वसा जो आ जाता है मेरे भाई, तो वसा आपको शरीर को क्या करता है? बॉडी को ज्यादा ऊर्जा देता है, बॉडी को ज्यादा ऊर्जा देता है, ज्यादा ऊर्जा देता। देखिए आपसे दो तरह से पूछ लेगा, स्वरित को त्वरित ऊर्जा कौन देता है? तो आंसर कार्बोहाइड्रेट। शरीर को ज्यादा ऊर्जा देता है, आंसर वसा। ठीक, दो तरह से आपको याद रखना है। त्वरित ऊर्जा पूछ लेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा ऊर्जा पूछ लेगा तो वसा, मतलब कि फैट। ठीक ना, क्लियर हो गया। प्रोटीन मेरे भाई, प्रोटीन आपका पल्स में प्रोटीन पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सोयाबीन में आपका प्रोटीन पाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग। पल्स, सोयाबीन, ये सब में क्या है? आपका प्रोटीन पाया जाता है। अब फिश होगा तो फिश में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है, और सोयाबीन में आपका जो है ये ज्यादा प्रोटीन ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर बता दो कौन थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, बताओ। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे मेरे भाई, वो महावीर थे, ऋषभ देव थे, पार्श्वनाथ थे, या इनमें से कोई नहीं? तो 24वें तीर्थकर आपके थे कौन? तो वो थे महावीर। कौन? महावीर थे, ठीक ना। देखो जैन धर्म का देख लीजिए आप लोग। जैन धर्म में टोटल तीर्थकर कितना था? तो टोटल तीर्थकर जो था वो 24 था। टोटल तीर्थकर 24। जैन धर्म में टोटल तीर्थकर कितना? तो 24। ठीक है, पहले तीर्थकर कौन थे? तो फर्स्ट तीर्थकर आपके ऋषभ देव थे, ऋषभ देव, पहले तीर्थकर ऋषभ देव। ठीक है, 23वें तीर्थकर कौन थे? आपसे 23वें पूछ लिया जाता है, 23वें तीर्थकर। तो 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर मेरे भाई, तो 24वें तीर्थकर आपके महावीर थे। कौन थे? महावीर। 24वें तीर्थकर महावीर। 23वें, 24वें और पहला तीर्थकर, ये तीनों को जरूर याद रखिएगा। तो 24वें तीर्थकर महावीर था। देखिए ये जो थे ना, ये महावीर क्या थे? तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर थे। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। जन्म कब हुआ है? तो जन्म मेरे भाई इनका हो गया है 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, जन्म 540 ईसा पूर्व। और कहां पे? तो कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम कहां? तो वैशाली, वैशाली। जन्म इनका हो गया है 540 ईस्वी पूर्व, कुंडल ग्राम, वैशाली में। मृत्यु कहां हुआ है? तो मृत्यु मेरे भाई जो हो गया है इनका, मृत्यु पावापुरी में हुआ है, पावापुरी। और ये पावापुरी कहां पड़ता है? तो नालंदा में, नालंदा। मृत्यु पावापुरी में हो गया है इनका। ठीक है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? ज्ञान, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई है बता दो। तो मेरे भाई जो ज्ञान इनको मिला है, ज्ञान इनको जो मिला है वो जंबिका ग्राम में मिला है, जंबिका ग्राम में, जंबिका ग्राम में। कहा मिला है ज्ञान? तो जंबिका ग्राम में।
और रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है, जंबिका ग्राम में मिला है महावीर को ज्ञान। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता जो थे मेरे भाई, पिता इनका सिद्धार्थ, पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? तो माता इनकी त्रिशला, माता त्रिशला, त्रिशला, माता त्रिशला। इनकी पत्नी कौन थी महावीर की? पत्नी, पत्नी थी इनकी यशोदा, यशोदा, ठीक, पत्नी यशोदा। और इनके जो एक दामाद थे, दामाद, उनका नाम था, महावीर के एक दामाद थे, दामाद, जिनका नाम था जमाली, जमाली, क्या नाम था? तो जमाली नाम था दामाद का, ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? बता दो मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, बताओ भाई। पीयूष, थायराइड, लीवर या इनमें से कोई नहीं? तो देख लो, पहली बात, पीयूष को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही है, या इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड आपका क्या है? तो पीयूष ग्रंथि ही है, ठीक ना। और देखिए इससे जो है आपका हार्मोन निकलता है, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, हार्मोन, वो देखिए कौन कौन सा। एक तो एडीएच हार्मोन जो है आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जीटीएच हो गया गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। तो ये सब हार्मोन कहां से निकलता है आपका? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ये सब हार्मोन, आपको ये याद रख लेना है। और ये पीयूष ग्रंथि आपका मिलता कहाँ है? तो पीयूष जो मेरे भाई ये मिलता है, ये कहां पे प्रेजेंट है आपका? तो मस्तिष्क में, मतलब कि सर में मिलता है ये आपके, कहां पे मिलता है? तो मस्तिष्क में मिलता है। आपसे पूछ लेगा पीयूष ग्रंथि कहां पे मिलता है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे मिलता है? तो मस्तिष्क में मिलता है, इसको याद रखिए, मस्तिष्क में मिलता है। ओके, नाउ यू हैव टू सी व्हाट, नाउ यू हैव टू सी थायराइड। थायराइड देखिए, थायराइड से एक हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज। तो थायराइड से क्या होता है? एक थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक। थायरोक्सिन हार्मोन आपसे पूछ लेगा कि थायरोक्सिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है, बता सकते हैं आप लोग? तो थायराइड से मेरे भाई थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, इस बात को याद रख लेना। और सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड भी आपका थायराइड ग्लैंड ही है। थायराइड ग्लैंड क्या है? तो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ग्लैंड है। आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है आपका, ठीक है। क्लियर है इतना बात? चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा है बताइए? रेनिन, माल्टोज, सुक्रोज, इनमें से कोई नहीं। तो दूध जो मेरे भाई पचाता है वो आपका रेनिन एंजाइम पचाता है। कौन पचाता है? रेनिन एंजाइम दूध पचाता है। दूध पचाने वाला एंजाइम तो रेनिन एंजाइम, ठीक है। उसके बाद और ये एक याद रखिए, लाइपेज। लाइपेज जो होता है तो ये फैट पचाने वाला एंजाइम होता है, फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, फैट पचाने वाला एंजाइम है। तो आपसे पूछ लेगा लाइपेज को क्या है? तो लाइपेज एक फैट पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? थायराइड, लीवर, हार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड अभी बता दिए हैं कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है मेरे भाई वो है आपका थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। और ये हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, रिलीज। थायरोक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो आपका थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। शरीर में उत्तेजना कौन सा ग्रंथि करता है? अधिवृक्क, थायराइड, लीवर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तेजना जो आएगा आपके शरीर में वो जो होता है आपका
अधिवृक्क ग्रंथि से आपका उत्तेजना आता है, मतलब जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है, एड्रीनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि को इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। तो उत्तेजना जो आपके शरीर में आता है, तो उत्तेजना जो आएगा आपका एड्रीनल ग्लैंड के कारण ही आता है। और देखिए इसकी वजह से क्या होता है, तो रक्तचाप, आपका बीपी बढ़ता है। एड्रीनल ग्लैंड के कारण ही आपका बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। एड्रीनल ग्लैंड से जो आपका एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करता है। एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करता है, रिलीज करता है। देखो एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनलिन हार्मोन को ना, एड्रीनलिन हार्मोन को जो मेरे भाई है वो F3 F4, एड्रीनलिन हार्मोन को F3 F4 या फिर लरो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, लरो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन भी कहते हैं। तो तीन बात आप लोग याद रखिएगा। उत्तेजना कौन करता है, तो आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की वजह से ही बीपी बढ़ता है, और एड्रीनल ग्लैंड जो है एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करता है। और एड्रीनलिन हार्मोन को F3 F4 या लरो-उरो हार्मोन भी कहते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन को F3 F4 या लरो-उरो हार्मोन कहा जाता है। इतना बात याद रखिएगा। अब देखिए थायराइड तो आप लोग जान ही रहे हैं, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। और सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपका वो थायराइड ग्लैंड ही है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। बिहार में गंगा नदी कितना जिला पार करती है, 12, 15, 30, इनमें से कोई नहीं। देखिए बिहार में जो गंगा नदी पार करती है वो 12 जिला क्रॉस करती है, 12 जिला को क्रॉस करती है। और पटना में सबसे ज्यादा कवर करती है, कहां ज्यादा कवर, तो ये मेरे भाई ये पटना जिला में करती है, पटना। और कितना, तो 99 किलोमीटर ये जो है पटना में कवर करती है, ठीक है। 99 या 98 यही है कुछ, अच्छा एग्जैक्ट अभी नहीं आ रहा है दिमाग में, 99 ही है शायद। तो सबसे ज्यादा जो कवर करता है वो पटना जिला में करता है आपका 99 किलोमीटर। और सेकेंड नंबर में आता है भागलपुर, सेकेंड नंबर में आपका भागलपुर में सबसे ज्यादा कवर करता है, ठीक है, भागलपुर। तो सबसे ज्यादा कवर कहां करेगा, तो पटना जिला में, और सेकेंड नंबर में भागलपुर में कवर करता है, ठीक ना। और देखिए अब बिहार के बारे में कुछ सुन लीजिए आप लोग। बिहार के बारे में पहली बात तो बिहार के 7 जिला नेपाल छूते हैं, 7 जिला बिहार का क्या करता है, 7 जिला नेपाल टच करता है, नेपाल टच करता है। बिहार का 7 जिला क्या करता है, नेपाल टच करता है, ठीक। दूसरा बात याद रखिए, यूपी एंड झारखंड को 8 जिला छूता है। बिहार का 8 जिला जो है यूपी एंड झारखंड को 8 जिला, यूपी एंड झारखंड को 8 जिला टच करता है बिहार का, ठीक है। अब देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल है। देखिए मान लीजिए क्या ये देखिए यहाँ पे देखिए फिगर टाइप का आपको दे देते हैं। मान लीजिए ये बिहार है, ठीक ना। तो इसके उत्तर में जो है, उत्तर में नेपाल है, उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल। दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में झारखंड है, झारखंड। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, और पूरब में बंगाल, पूरब में बंगाल है। और पश्चिम में क्या है मेरे भाई, तो पश्चिम में यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इतना बात याद रखिएगा। अब बिहार जो है जनसंख्या के अनुसार कितने स्थान पर है, बताइए आप लोग, बताइए। बिहार जो है जनसंख्या के अकॉर्डिंग तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या में कितना है, जनसंख्या में तीसरा स्थान, बिहार का जनसंख्या में तीसरा स्थान है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ लेगा तो कितना स्थान, तो तीसरा स्थान है। और उसके बाद क्षेत्रफल में पूछ लेगा तो कितना है, तो क्षेत्रफल में 12वां स्थान है,
12वां स्थान। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग तीसरा स्थान और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना है बिहार का, तो 12वां स्थान है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जननायक के नाम से कौन जाना जाता है, बताइए जननायक के नाम से किसको जानते हैं? कर्पूरी ठाकुर, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो जननायक जो है आपके वो है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। और इनको जो है ना 2024 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। बिहार के ये कर्पूरी ठाकुर, और इनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था, 49वां भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार मिला 2024 में। तो 49वां भारत रत्न पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को मिला था 2024 में। अब देखिए यहां पे आपके आते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। तो बिहार विभूति, आपसे पूछ लेगा कि बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक, लोकनायक। तो लोकनायक आपको जयप्रकाश को कहा जाता है लोकनायक। और बिहार केसरी किसे कहा जाता है, एक याद रखना है, ये बिहार से स्पेशल है। तो बिहार केसरी, तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को। और बिहार के ये पहले सीएम थे, बिहार के फर्स्ट सीएम कौन थे? श्री कृष्ण सिंह आपके बिहार के पहले सीएम थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। ठीक है, और ये देखिए बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही या ग्राही। बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी जो थे आपके श्री कृष्ण सिंह थे, और इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। बिहारी पत्रिका किसने लिखा? सच्चिदानंद सिन्हा, कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी पत्रिका आपके लिख दिए हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहारी पत्रिका लिखा है। और सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का आधुनिक अजातशत्रु कहा जाता है, बिहार का आधुनिक अजातशत्रु, आधुनिक अजातशत्रु। बिहार का आधुनिक अजातशत्रु किसे कहा जाता है? तो बिहार का आधुनिक अजातशत्रु किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और बिहारी पत्रिका कौन लिखा है? तो बिहारी पत्रिका आपके लिखे हैं सच्चिदानंद सिन्हा ने। और बिहारी पत्रिका के वजह से ही बिहार को अलग किया गया था बंगाल से। बिहारी पत्रिका के वजह से, बिहारी पत्रिका वजह से बिहार बंगाल से अलग हुआ, बंगाल से अलग हुआ। तो बिहारी पत्रिका के वजह से ही जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम जो पार्षद अध्यक्ष थे आपके कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी प्रथम पार्षद अध्यक्ष। अब देखिए दादा भाई नौरोजी देख लो अच्छे से, दादा भाई नौरोजी अच्छे से। अब दादा भाई नौरोजी देख लियो। देखिए पहली बात तो याद रख लीजिए कि प्रथम पार्षद अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने हैं? तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कब कब? 1886 कोलकाता, 1886 कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं। 1893 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, 1886 कोलकाता, 1893 लाहौर, और 1906 को फिर बन गए हैं कोलकाता के, कोलकाता।
तो 3 बार अध्यक्षता किए हैं आपके दादा भाई नौरोजी। 1886 कोलकाता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कोलकाता अधिवेशन। इनको देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। मतलब वयोवृद्ध पुरुष कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। इनको मिस्टर नेरो मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है, मिस्टर नेरो मेजोरिटी। मिस्टर नेरो मेजोरिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिस्टर नेरो मेजोरिटी के नाम से दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। ठीक है। इनका एक पत्रिका था, पत्रिका, दादा भाई नौरोजी की एक पत्रिका है जो है राफ्त गुफ्तार, राफ्त गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी का एक पत्रिका राफ्त गुफ्तार। ठीक है। एक और पत्रिका था वॉइस ऑफ इंडिया भी था। उसके बाद याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत दिया। प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत दिया, मतलब प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत दिया। ठीक है। पहली बार नेशनल इनकम इन्हीं ने ही निकाला था। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसने निकाला पहली बार? तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार नेशनल इनकम निकाला था। ठीक ना। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी की एक निजी सचिव थे। अच्छा छोड़िए, इस पॉइंट को आगे बता देता हूं, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। विदेश की धरती पर पहली बार भारत का झंडा किसने फहराया? क्वेश्चन आया हुआ है आपके TRE 1 या 2 में, ये पूछा गया है। ठीक है, कहीं पे पूछा गया, लेकिन पूछा है बीपीएससी में। तो विदेश की धरती पर पहली बार भारत का झंडा किसने फहराया? तो फिकाजी कामा, किरण बेदी, अरुण आसफ अली, इनमें से कोई नहीं। तो विदेशी धरती पर कौन फहरा दिया आपका? तो मैडम फिकाजी कामा फहराया। और कहां पे फहराया था? तो विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराया। जर्मनी के स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराया। ठीक ना। तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में जो है पहली बार झंडा कौन फहराया? तो मैडम फिकाजी कामा फहराई है। ठीक है। और कब फहराई है? तो 1907 में, 1907 में, 1907 में। तो विदेश की धरती पर पहली बार भारत का झंडा भिखाजी कामा फहराई है, और जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराई 1907 में फहराई है। और भिखाजी कामा जो आपकी थे वो दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव, नौरोजी की निजी सचिव, निजी सचिव, दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भिखाजी कामा ही थी। अरुणा आसफ अली को कहा जाता है वयोवृद्ध महिला। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध जो है महिला जो है अरुणा आसफ अली है। वयोवृद्ध महिला, वयोवृद्ध महिला के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली। और ये क्वेश्चन जो मेरे भाई, ये आपका TRE 3 में, ये TRE 1 में, TRE 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। TRE 1, TRE 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणा आसफ अली। तो वयोवृद्ध महिला कौन थी? तो अरुणा आसफ अली आपकी वयोवृद्ध महिला है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, तो आज का सेशन आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, सब्सक्राइब करने से मुझे होता क्या, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। और मोटिवेशन मिलने से मैं आपके लिए और बेटर क्लास प्रोवाइड करना चाहूंगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, बाय मिस्टेक मैंने पीछे एक क्वेश्चन जो है कॉपर को बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता दिया है, बट वो बेस्ट नहीं होगा। कॉपर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, तो गुड कंडक्टर, इसको ध्यान में रखिएगा। बाय मिस्टेक मैंने वहां पे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर को बता दिया था। सिल्वर जो होता है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे बेस्ट चालक कौन सा है? तो सिल्वर आपका हो जाएगा कंडक्टर। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।